नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारी पीटीटी 2022 की क्लासेज चल रही थी। हम भारत के इतिहास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक कर रहे थे। आज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी क्लास है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। पर उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी 2022 की व्यवस्थित तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। आपका 16वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या फिर खानाबदोश, डी जनजातीय। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी यायावर तो थे नहीं, घुमंतू नहीं थे, वो एक जगह निवास करते थे। जनजातीय भी नहीं थे और दोस्तों ग्रामीण भी नहीं थे, क्योंकि दोस्तों वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाती है, जबकि जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये शहरी सभ्यता या फिर नगरीय सभ्यता कहलाती है। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी निवासी थे, क्योंकि वो एक नगर के अंदर निवास करते थे। तो आंसर हो जाएगा बी शहरी। दोस्तों, इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी खासियत भी यही है कि ये एक नगरीय सभ्यता है, ये एक नाली विन्यास वाली सभ्यता है। ये इसकी खास बात है। तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दो प्रकार के कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के नगर का विन्यास, नगर का ढांचा समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर होते थे वो दो भागों में बंटे हुए होते थे। एक भाग होता था दुर्ग टीला, जो पश्चिमी साइड में बना होता था, और एक भाग होता था नगर टीला, जो कि पूर्वी साइड में बना होता था। दोस्तों, दुर्ग टीले के अंदर प्रशासनिक वर्ग के लोग निवास करते थे, ऊंची जाति के लोग निवास करते थे, जबकि नगर टीले के अंदर सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे या फिर नीची जाति के जो लोग होते थे वो निवास करते थे। इस प्रकार दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नगर दो भागों में बंटा हुआ होता था। दोस्तों, जो नगर टीला था जिसके अंदर सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे, उसके चारों ओर एक बाउंड्री होती थी, एक दीवार बनी हुई होती थी। दोस्तों, नगर टीले के अंदर दो मुख्य सड़कें होती थी जो एकदम बीचों बीच से गुजरती थी। दोस्तों, एक मुख्य सड़क पूर्व से पश्चिम की ओर होती थी, और जबकि दूसरी जो मुख्य सड़क होती थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती थी। ये दोनों नगर के एकदम बीचों बीच से गुजरती थी और दोनों सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी। दोस्तों, इस प्रकार नगर टीला होता था या फिर पूर्वी टीला होता था, उसका विन्यास होता था। इस पूर्वी टीले के अंदर क्या होता था दोस्तों, कि जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, वो दूसरी साइड की ओर खुलते थे। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी सभी जो नगर है उनमें घरों के दरवाजे अंदर की साइड दूसरी तरफ खुलते थे। दोस्तों, नगर टीले के दक्षिण की ओर एक कब्रिस्तान हुआ करता था जिसके अंदर 37 कब्रें लाइन वाइज मिली है। इस कब्रिस्तान को R37 नाम का नाम दिया गया है। ये हड़प्पा से मिला है। दोस्तों, इस प्रकार इस कब्रिस्तान के अलावा एक और कब्रिस्तान मिला है जिसमें शवों को एच की आकृति, इंग्लिश का जो एच होता है उसकी आकृति के अंदर दफनाया गया था। इस प्रकार दोस्तों हड़प्पा से दो प्रकार के कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। एक तो R37 कब्रिस्तान का नाम है, और एक और कब्रिस्तान है उसका नाम है एच कब्रिस्तान, क्योंकि उसके अंदर शवों को एच की आकृति में दफनाया जाता था। इस प्रकार दोस्तों नगर टीले का विन्यास होता है। आपको कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दो प्रकार के कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों हड़प्पा से दो प्रकार के कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं।
एक तो हो गया R37 प्रकार का, जिसमें लाइन वाइज 37 कब्रें मिली है, और दूसरा हो गया H प्रकार का, जिसमें कब्रों को H के आकार में दफनाया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा स हड़प्पा। दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बाकी दोस्तों, नगर के विन्यास के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके सब क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 18वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम कालीबंगा है। ये राजस्थान के अंदर स्थित है। कालीबंगा से कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। इसके साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, ईंट से। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरों के साक्ष्य है वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा ब, हड़प्पा। दोस्तों, सर्वाधिक मोहरें तो मोहनजोदड़ो से मिली है, जबकि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरों के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। दोस्तों, इसके अलावा बात करें कि हड़प्पा से और क्या क्या मिला है, तो हड़प्पा से पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, शंख से निर्मित बेल मिला है, कांसे का दर्पण मिला है, मानव के साथ बकरे के सवादान के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, 2 प्रकार के कब्र के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार हड़प्पा से इतनी चीजें और मिली है। तो आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 20वां क्वेश्चन, हिंदू सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? इस क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर था जहां पर बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल लोथल है जो कि गुजरात के अंदर मिला था। लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, लोथल। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो इमारत है, सबसे बड़ी जो इमारत है वो लोथल का गोदीवाड़ा ही है। दोस्तों, बंदरगाह को गोदीवाड़ा कहते हैं। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत लोथल का बंदरगाह है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो ये भी आप कर लेना। चलते हैं आगे। 21वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि हड़प्पा कालीन समाज था वो भी 4 वर्णों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलते हैं आगे। 22वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से 8 बार उजड़कर 9 बार बसने वाले शहर के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों, मोहनजोदड़ो से 8 बार उजड़कर 9 बार बसने वाले शहर के साक्ष्य मिले हैं, जिसके 7 स्तर क्रमिक थे, यानी लगातार थे। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा द मोहनजोदड़ो। आपको समझ में आया होगा। 23वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। एक तो है सिंधु सभ्यता, एक है सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा है हड़प्पा। सबसे प्राचीन नाम है सिंधु सभ्यता, जो नाम जॉन मार्शल ने दिया था। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो नाम था वो था सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि डॉक्टर रफीक मुगल के द्वारा दिया गया था।
उसके बाद में तीसरे नंबर पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम पड़ा वो था हड़प्पा, जो कि वर्तमान में भी सबसे प्रचलित नाम है। तो दोस्तों 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए हड़प्पा। ये नाम वर्तमान में सबसे प्रचलित नाम है। चलते हैं आगे। 24वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा को पाकिस्तान के पंजाब के एक ज़िला था जिसका नाम था मोंटगोमरी ज़िला, जिसे वर्तमान में साहिवाल कहा जाता है, वहाँ पर हड़प्पा की खोज की थी। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी 1921 के अंदर। दोस्तों हड़प्पा का टीला है, ये रावी नदी के साइड में मिला था, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के एक साइड पर मिला था। तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। 25वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत कौन सी है? दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत स्नानागार थी, यानी जो नहाने का स्थान होता है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत थी। दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं थी, जबकि स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत थी। दोस्तों स्नानागार के अंदर जो लोग होते थे वो धार्मिक आयोजन के समय स्नान करने के लिए आते थे। स्नानागार का जो महत्व था वो धार्मिक था। दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्नानागार 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा तथा 8 फीट गहरा था। धार्मिक आयोजन के समय लोग यहाँ पर स्नान करते थे, यानी मोहनजोदड़ो का स्नानागार था उसका महत्व धार्मिक था। तो आपके 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब स्नानागार। चलते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, जो कि गलत है। बी गाय उनके लिए पवित्र थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर गाय का स्पष्ट उल्लेख ही नहीं मिलता है, तो गाय उनके लिए पवित्र कैसे होगी? डी है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, जो कि गलत है। तो आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ये एकदम सही ऑप्शन है। दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक 3 मुख वाले देवता का अंकन मिलता है, जो कि एक मोहर पर मिलता है, जो कि ध्यान में लीन है, और इन देवता के चारों ओर पशुओं का अंकन मिलता है। इन देवता के चारों ओर पशुओं का अंकन होने के कारण मार्शल महोदय ने इसे पशुपतिनाथ नाम दिया है। तो आपका तीसरा ऑप्शन है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, वो एकदम सही है। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों पशुपतिनाथ को आद्यतम शिव या फिर प्राचीनतम शिव भी कहा जाता है। तो आपके 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उसके बाद में 27वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों कालीबंगा से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा सी कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा राजस्थान के अंदर स्थित है। कालीबंगा से और कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं उसकी बात करें तो कालीबंगा से ऊंट के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, हल्की आकृति के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, 2 फसल एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में प्रत्येक तीसरे घर के सामने कुएं के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से लकड़ी से निर्मित नालियों के साक्ष्य मिले हैं।
खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में बता दिया है। उसके बाद में 28वां क्वेश्चन, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण कहाँ से मिलता है। दोस्तों, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण मोहनजोदड़ो से मिलता है। तो आपका द ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं इसकी बात करते हैं। मोहनजोदड़ो से मंगोलियन पुजारी का सिर, कांसे की नृत्यरत नारी की प्रतिमा, महाविद्यालय भवन, तांबे को गलाने की भट्टी, सूती वस्त्र, घोड़े के दांत के साक्ष्य, हाथी का कपालखंड, इस प्रकार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो आप ये सभी याद कर लेना। उसके बाद में 29वां क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। दोस्तों, ईंटों का तथा फर्श का अलंकरण है ये कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर स्थित है। तो 29वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा। दोस्तों, मैंने आपको कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं ये पहले ही बता दिया है, तो आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 30वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 के अंदर राखाल दास बनर्जी ने की थी। इसके उत्खनन में कंकाल निकले थे, इसीलिए इसे मुर्दों का टीला कहा जाता है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में मिला था, तो सिंधी भाषा के अंदर, सिंध प्रांत की भाषा के अंदर मुर्दों के टीले को मोहनजोदड़ो कहा गया, तभी इसका नाम मोहनजोदड़ो पड़ा था। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के अंदर मिला था, तो आंसर हो जाएगा बी, सिंध। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और पीटीईटी से संबंधित हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।